क्या इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है वो पहले जैसी दिखाई दे रही है अब? यहां टूट हुई है डीएमके के साथ, जबकि लंबे समय से कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन चल रहा था। तमिलनाडु में चुनाव भी साथ लड़े और दूसरी जो दरार है वो है आम आदमी पार्टी के साथ। तो इंडिया गठबंधन के साथ अगर ये पार्टी नहीं जा रही है और इस पार्टी में टूट की खबर है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान जो है यहां पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। ये जो दो पार्टी हैं ये बहुत बड़ा नंबर है इनका, लगभग 50 सांसदों का इनका नंबर है। अभी जैसे परिसीमन का मामला था वो पास नहीं हो पाया, महिला आरक्षण का जो बिल था वो इस बार पास नहीं करा पाई सरकार। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर खासकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या वहां पर समाजवादी पार्टी स्पेस देगी कांग्रेस को या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक दूसरा ही धड़ा बन सकता है और ममता बनर्जी के हाथों से हो सकता है पार्टी भी चली जाए, यहां तक संभावना है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पार्टियां जुटी हुई हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन की बैठक जो है एक बार फिर से हो रही है। लेकिन इस बार जब ये बैठक हो रही है तो दो पार्टियों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। एक है तमिलनाडु की डीएमके और दूसरी है आम आदमी पार्टी। क्या इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है वो पहले जैसी दिखाई दे रही है अब? इन दो पार्टियों के अलग हटने से क्या समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इनके पीछे हटने की वजह क्या है? और अब क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हार चुकी है, कई और समीकरण जो हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर खासकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या वहां पर समाजवादी पार्टी स्पेस देगी कांग्रेस को या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वहां पर जो जीत है वो फैक्टर सबसे ज्यादा काम करेगा टिकट बंटवारे में। ये नहीं है कि हम केवल एक सहमति पर आते हैं कि आप 100 टिकट ले लीजिए, हम इतने ले लेंगे, नहीं। वहां पर जीत का परसेंटेज क्या है उस उम्मीदवार का, उस पार्टी का, उस पर अखिलेश यादव कह चुके हैं पहले से ही तय करेंगे। बहरहाल बहुत सारे समीकरण हैं, लेकिन हम दो समीकरणों पर बात करेंगे, एक डीएमके और एक आम आदमी पार्टी का। ये कितना बड़ा डेंट इंडिया गठबंधन के लिए है, क्योंकि इस बैठक से इन पार्टियों ने साफ तौर पर दूरी बना ली है। तो इस समीकरण को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये विपक्षी एकजुटता जो कई बार बनाने की कोशिश की गई लेकिन असल में ये कभी बन नहीं पाई, खासकर जब राज्यों की बात आती है तो वहां पर बिखराव साफ तौर पर देखने को मिल जाता है, ये बन पाएगी या नहीं, आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तो देखिए दो पार्टियां चर्चा में हैं। एक तरफ आप देखिए यहां टूट हुई है डीएमके के साथ, जबकि लंबे समय से कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन चल रहा था। तमिलनाडु में चुनाव भी साथ लड़े और दूसरी जो दरार है वो है आम आदमी पार्टी के साथ जो देखने को मिली है। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है, क्यों दरार पड़ती गई, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डीएमके का अगर हम फैक्टर समझे तो उसमें तो साफ तौर पर जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद से ही जो है स्थितियां बिगड़ी। यहाँ पर टीवी के जो है 108 सीटें जीत कर आ जाती है, लेकिन बहुमत के लिए उसको 118 की जरूरत थी। 10 उसके जो है पार्टी के विधायक कम रह गए थे और कांग्रेस जो है वहां पहली पार्टी बनी थी जिसने टीवी के को समर्थन दिया। उसके बाद जो है सीपीआई और सीपीआईएम या जो वीसीके है ये दल जो है सामने आए। कांग्रेस जो है सबसे बड़ी सबसे पहले वहां पर गई और उनके 5 विधायक जो जीत कर आए थे उन्होंने समर्थन की बात कही टीवी के को। यहां तक कि एक राज्यसभा सीट भी कांग्रेस को मिलने की बात कही जा रही है तमिलनाडु से, तो कांग्रेस के लिए तो अच्छी सिचुएशन बनी है। लेकिन यहां पर जो है डीएमके को ये चीज रास नहीं आई और डीएमके ने साफ तौर पर ही कह दिया कि ये जो सब कुछ हुआ है ये एक तरीके से हमारे साथ तो विश्वासघात हुआ है। पार्टी ने कांग्रेस पर तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया। ये बड़ा स्टेटमेंट था जो यहाँ पर जारी किया गया और स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि ये विश्वासघात है और इसको डीएमके बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये केवल बातों तक चीज सीमित नहीं रही, डीएमके ने इसको लेकर बाकायदा एक स्टेप आगे बढ़ाया और उन्होंने जो है यहाँ पर लोकसभा में स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उनको एक पत्र लिखा। जो डीएमके की सांसद हैं उनकी तरफ से एक पत्र गया
कनिमोझी हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर डीएमके सांसदों के लिए बकायदा अलग बैठने की व्यवस्था करने की जो है वो बात कर दी, यहाँ पर मांग कर दी। और उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद बदले हुए राजनीतिक हालात का हवाला यहाँ पर साफ तौर पर दे दिया कि भैया अब इनके साथ हम संसद में भी नहीं बैठेंगे। अब ये कितनी बड़ी चोट है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, और कांग्रेस को ये पता है, इसीलिए कांग्रेस इसको थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश कर रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये एक बयान आता है और इसमें जो पी चिदम्बरम हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कहते हैं कि टीवी के सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाती तो राज्य में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाती। आम जनता भी दोबारा चुनाव नहीं चाहती थी। टीवीके को समर्थन देने के अपने फैसले के बारे में हमने सहयोगियों को बताया था, हमने डीएमके को बताया था। ये एक तरीके से डैमेज कंट्रोल जो है करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल ये डैमेज कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आया है। अब ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है विपक्षी खेमे को, इंडी गठबंधन को, वो जरा यहाँ पर आंकड़ों पर अगर हम आ जाएं तो उसके जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये डेंट छोटा नहीं है। ये देखिए, ये स्थिति है लोकसभा की फिलहाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बाद 240 अपने सांसद हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर है 98, इसके बाद 37 पर समाजवादी पार्टी, और उसके बाद ये जो दो पार्टी हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है इनका, लगभग 50 सांसदों का इनका नंबर है। ये है ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक दूसरा ही धड़ा बन सकता है और ममता बनर्जी के हाथों से हो सकता है पार्टी भी चली जाए, यहाँ तक संभावना है। और 21-22 सांसद जो हैं यहाँ टूट सकते हैं, ऐसी फिलहाल बातें कही जा रही हैं। अगर ये टूट होती है तो ये बहुत बड़ी टूट अपने आप में होगी। दूसरा, यहां पर डीएमके है, यहां टूट जैसी कोई बात नहीं है, 22 सांसद हैं इनके, लेकिन ये मुद्दे आधारित समर्थन जो है हो सकता है एनडीए को कुछ मुद्दों पर दे दें। अभी जैसे परिसीमन का मामला था वो पास नहीं हो पाया, महिला आरक्षण का जो बिल था वो इस बार पास नहीं करा पाई सरकार की कोशिश ये है कि क्या ये नंबर जो हैं ये हमारे साथ किसी तरह आ सकते हैं या कुछ नंबर इसमें आ सकता है। तो इंडिया गठबंधन के साथ अगर ये पार्टी नहीं जा रही है और इस पार्टी में टूट की खबर है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। इसीलिए जो नंबर गेम है पूरा यहाँ पर बदल सकता है। और थोड़ा सा इसको हम अगर देखें राज्यसभा के अंदर भी, तो वहां भी चीजें जो हैं बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आई हैं। ये राज्यसभा का नंबर गेम है, यहाँ पर अभी कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं, उसके बाद ये तस्वीर और ज्यादा बदल जाएगी। 113 पर बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा के अंदर है, 29 पर कांग्रेस है, और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अभी कोई चुनाव राज्यसभा का नहीं है, लेकिन इसमें भी टूट की बात जो है वो कही जा रही है। और इसके बाद जो है डीएमके है 8 सीटों के साथ, तो यहां भी लगभग देखिए आप 21 सांसद हैं, और ये भी अपने आप में बड़ा नंबर होता है। आम आदमी पार्टी के पहले ही बड़ी संख्या में सांसद जो है टूटकर बीजेपी में जा चुके हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा 113 तक पहुंच चुका है। तो बड़े बिल अगर पास करवाने हैं तो ये जो समर्थन अगर मिलता है इन सांसदों का दोनों पार्टियों से, तो ये इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर बड़ा पानी फेर सकता है। इलेक्शन की स्ट्रेटेजी तो वो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां बदल रही हैं इसको आखिरकार क्यों वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाई चीजें। अब दूसरी पार्टी है, तो डीएमके की बात हो गई, समीकरण हमने समझ लिए कैसे पार्टी टूटी, कैसे वहां पर संसद में उन्होंने ये कह दिया कि हम अलग बैठने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। इनका भी जो अलग हटने का फैसला है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दिल्ली आम आदमी पार्टी हार चुकी है, और अब बचा है इनके पास पंजाब। और पंजाब में जो है अगले साल चुनाव हैं, वहां के समीकरण थोड़े समझें। उससे पहले ये देखिए कि क्या हुआ, इन्होंने क्या कुछ कहा था, क्योंकि ये पिछले साल ही जो है हट गए थे अलग, और उस समय आलोचना जो है देखने को मिली थी। संजय सिंह ने उस समय कहा था कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में जो कांग्रेस की भूमिका है, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा ये बच्चों का खेल नहीं है जो हो रहा है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उन्होंने कोई बैठक की? क्या इंडिया गठबंधन के विस्तार की कोई पहल हुई? कभी वो अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की, तो कभी ममता बनर्जी की। इंडिया ब्लॉक को एकजुट रहना चाहिए था। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या उसने विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित करने में कोई भूमिका निभाई? तो भैया इन्होंने तो सीधा आरोप लगाया और उसके बाद ये बाहर हो गए इस गठबंधन से। और इसकी बड़ी वजह है ये है पंजाब विधानसभा में फिलहाल की स्थिति। अब यहां पर देखिए जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी, 94 विधायक। मतलब ये देखिए पूरा का पूरा यहां पर समर्थन इनको मिला,
और इतना बड़ा मैंडेट जो है पंजाब में अक्सर देखने को नहीं मिला। दूसरे नंबर पर जो उस समय कांग्रेस सत्ता में थी वो केवल 16 तक सिमट गई। बड़े लंबे समय तक अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन रहा, लेकिन वो भी देखिए 3-2 इस तरह के नंबर पर आ गए। अब यहाँ पर अगर गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी नहीं स्पेस देना चाहती है पंजाब में, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल इस वक्त कांग्रेस है। कांग्रेस भी लगातार कवायद में जुटी हुई है कि क्या अमरिंदर सिंह को वापस लाया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी के सामने दिक्कत यह है कि कई नेता छोड़ चुके हैं, राघव चड्ढा छोड़ चुके हैं, जो राज्यसभा के सांसद थे वो कई जो है पंजाब से छोड़ चुके हैं, तो उनको अपनी पार्टी यहाँ पर देखनी है। और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में वैसे भी हमने अक्सर देखा है कि गठबंधन नहीं हो पाए हैं। हाल में आपने देखा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई थी बंगाल के अंदर, तो यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि गठबंधन होगा। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को शायद बेहतर लगा कि वो यहाँ से अलग अभी लड़ें और पंजाब पर फोकस करें, तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अगर पूरा इस गठबंधन के सिनेरियो को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब तक जो बैठकें हुई हैं, देखिए इसका स्वरूप बड़ी तेजी से बदला है। ये जो गठबंधन बना, पहली बैठक जब हुई बिहार में 23 जून 2023 को, उस समय कौन थे? नीतीश कुमार इसके मेजबान थे। नीतीश कुमार अब इससे जा चुके हैं और इस शुरुआती बैठक में करीब 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे और 2024 को लेकर तैयारी बनी थी। फिर दूसरी बैठक इसकी बेंगलुरु में होती है 17-18 जुलाई 2023 को। इसके मेजबान बने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, और इस बैठक में 26 दल शामिल हुए। सबसे खास बात यह रही कि इस बैठक में विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है तय किया गया था। तीसरी बैठक जो है मुंबई में होती है। ये सब लोकसभा से पहले की बात है। लोकसभा के अब लगभग 2 साल बाद बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं थी। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2023 के बीच ये बैठक होती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे इसकी मेज़बानी करते हैं और कैसे इसमें 28 दल के नेता जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और ये तय होता है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। इसके बाद 19 दिसंबर को नई दिल्ली में एक बैठक होती है अशोका होटल में, और इस बैठक में सीटों के बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देने पर जो है चर्चा होती है। और इस बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पीएम चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। 5वीं बैठक वर्चुअल होती है, ऑनलाइन रखी जाती है 13 जनवरी 2024 को, और इस डिजिटल बैठक में गठबंधन के संयोजकों और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो है चर्चा की जाती है। इस बैठक में खड़गे को इंडिया का मुख्य संयोजक जो है बना दिया जाता है गठबंधन का। और छठी बैठक इसकी फिर से नई दिल्ली 1 जून 2024 को होती है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान के दिन ये बैठक बुलाई गई, जिसमें मतदान के रुख, नतीजों के आकलन और चुनाव के बाद रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद जो है अब ये बैठक अब होने जा रही है लगभग 2 साल बाद, और इसमें कई जो पुराने साथी हैं वो अलग हो चुके हैं, और खासकर 2 पार्टियां जो हैं, क्योंकि एक का तो सीधा चुनाव पंजाब में अगले साल होना है, अलग हो चुके हैं। तो अब सवाल यही है क्या वही एकजुटता दिख पाएगी, या फिर जो अभी तक कई सदस्यों ने सवाल उठाए कि एकजुटता नहीं बन पाई, वही तस्वीर अभी भी रहेगी। आपकी जो भी राय है कमेंट कर इस पर बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।